वो क्या चीज़ थी जो आप यहाँ दिमाग में लेकर के आए थे कि मुझे ये चीज़ सीखने को मिल सकती है? कुरान को समझना चाहिए। आने के बाद जो उलूम शरिया वगैरह है, उस जो है उलूमुल कुरान है, उलूमुल हदीस है और दूसरे जो टेक्स्ट वगैरह है, उसके ताल्लुक से बातचीत या उसके ताल्लुक से भी एक्सपोजर हुआ। कॉलेज बैकग्राउंड का लड़का या जो यंग एज में अभी पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, वो यहाँ आकर के क्या चीज़ सीखता है? क्योंकि उसके लिए ऑप्शंस और भी हैं। वो अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो मान लो अगर जैसे BA कर रहा है तो MA कर सकता है, BSc कर रहा है MSc कर सकता है। तो यहाँ उसके आने का जो वो है, उसके पीछे मुहर्रिक क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से 1 साल 2 साल यहाँ देने से आपको एक सिस्टमैटिक एक पूरा इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब इसमें ये क्लेम करना कि 1 साल 2 साल रह के आप अरबी भी सीख लेंगे, उलूम शरिया का जो है पूरा उबूर भी आपको आएगा, क्लासिकल टेक्स्ट से आप जो है इंटरेक्ट करने लगेंगे, ये तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन है। यहाँ आने का मतलब वो ब्रिज ही है कि कुरान है, अरबिक लैंग्वेज है, उलूम शरिया का एक इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। इतना आपके पास टूल्स मिलेगा कि आगे जाके अगर आप परसीव करना चाह रहे हैं तो वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 1 साल 2 साल जो ग्राउंड यहाँ मिलता है, मेरे ख्याल से आज के जो कंटेम्प्रेरी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। आप इसको किस तरह देखते हैं कि आर्ट लिटरेचर इस हमारी पूरी एकेडमिक जर्नी में हमारा कितना साथ निभाती है? आज का एजुकेशन सिस्टम है कि आपको सिर्फ जो है इंस्ट्रूमेंटल बनाता है, क्या ये पढ़ेंगे आप इंजीनियर बनेंगे, आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन इंसानी जिंदगी में आर्ट का बहुत बड़ा रोल है। ना चाहते हुए उसको एक्वायर करता है। बाकी वो अगर पढ़ने लगता है किताबें तो उसको समझ में आती है कि बाउंड्रीज कहाँ है, इसकी डेप्थ कहाँ है, तो वो खुद ब खुद एक्सप्लोर करने लगता है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस पहले पॉडकास्ट में आप सबका खैर मक़दम है। आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं ब्रदर किडियूर निहाल साहिब। आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है इस पॉडकास्ट में। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि इस्लामी एकेडमी, जिसको आजकल हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ न्यू दिल्ली बोलते हैं, इसमें आपकी जो जर्नी है, कैसे वो मोटिवेशन आया यहाँ आने का और कैसे एडमिशन लिया और उसके पीछे क्या आपका मोटिव था, उस पर आप कुछ? बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। तो इस्लामी एकेडमी तक पहुंचने का जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि 2013 में SI ऑफ इंडिया की तरफ से सिलेक्टेड यूनिट प्रेसिडेंट मीट हुआ था गोवा में। अच्छा। तो उसमें डॉक्टर हसन राज साहब आए थे और उनके कुरान और कुरानियात पे एक लेक्चर था, जिसमें उनका पूरा जोर ये था कि जब तक आपके पास अरबी ज़बान की महारत नहीं है तब तक आप जो है कुरान से असलन एंगेज नहीं हो सकते। तो चूँकि हमारे SI का बैकग्राउंड भी था और दीन का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग था, तो उनका उस बात पे जो है हम कन्विंस हो गए कि ये बात जो है बहुत ज़रूरी है कि कुरान को अरबी लैंग्वेज के समझा जाए। और उनका एक अंदाज़ बयान भी है, वो कहते हैं कि उम्मत का जो काम भी है वो ये कि कुरान को समझना है और कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में उसको पेश करना है। तो मुझे लगा कि इस पर सोचा जाना चाहिए। तो प्रोग्राम के बाद हम जो है हमारे साथ एक जावेद भाई थे महाराष्ट्र से, उनसे हमने डिस्कस किया और इत्तेफाक से उस वक्त हमारे सदर अशफाक शरीफ साहब थे, तो वो बहुत मोटिवेट करते थे। तो उनका एक तरीका ये भी था कि वो उन्होंने हमसे कहा, पता नहीं वो कितना वो ऑनेस्ट थे उसमें, उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस तरह का मौका मिलता तो मैं ज़रूर जाता। तो वो बैक ऑफ द माइंड था। फिर घर गए, फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, तो फिर सोचा कि क्या करना चाहिए। तब सोचा कि एक साल, मतलब उस टाइम तो 2 साल का कोर्स था, हमने सोचा कि 1 साल का कोर्स जो है कर लेना चाहिए। और इत्तेफाक में ऐसा हुआ कि हमने जो है फिर चूँकि ये अब्दुल्ला अंसारी साहब से मुंसलिक हैं, तो फिर डॉक्टर हमारे अब्दुल्ला जावेद साहब वगैरह से भी हम लोग जो है रीच आउट हुए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मतलब जिस दिन फैसला किया कि 31 को लास्ट डेट था, 30 तारीख को मैं यह फैसला किया कि जाना चाहिए। और 31 को गालिबन वो जो है एक एंट्रेंस टेस्ट वगैरह भी था, तो मैंने फिर फ्लाइट बुक करके जो है फ्लाइट से ही जो है एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आया कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह से एक प्रोग्राम में कन्विंस हुए, तो फिर वो धीरे धीरे फिर जो है। तो कैसा फैसला कैसा था, मतलब सही फैसला हुआ? हाँ भाई नाफ जी, फैसला तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो इत्तेफाक से अगर हमारे ऑडियंस अब जानती है कि ये एकेडमी अलग सेपरेट है, उस वक्त जो है वो जमात मरकज के कैंपस में हुआ करता था। अच्छा। तो एकेडमी भी थी और जमात का भी एक वो पूरा प्रेजेंस था कि सेकेंड फ्लोर हमारे क्लासेस हुआ करते थे। क्लासेस होने के बाद नीचे जितने भी लोग हैं, एजाज असलम साहब हैं, हमारा रिहाइश गेस्ट हाउस में था, क्लासेस वहाँ हुआ करते थे। तो वो एक तो एकेडमी का माहौल भी था, जमात के जितने गेस्ट आते थे वो भी आते थे, तो उस सेंस में वो एकेडमी का भी कैंपस था, जमात के भी कैंपस, वो ब्लेंडेड एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला। अगर मतलब हमारा ऑडियंस कोई भी अगर सुन रहा है इस पूरी बातचीत को, तो वो क्या चीज़ थी जो आप यहाँ दिमाग में लेकर के आए थे कि मुझे ये चीज़ सीखने को मिल सकती है, और उसका एहसास हो गया कि हाँ मैं जो चीज़ लेकर के आया था वो यहाँ करके मुझे मिली है? जी, तो जब मैं आया था तो उसमें वही था जो जिस सेलिंग पॉइंट कहते हैं किसी चीज़ पे आप कन्विंस होते हैं, तो वही था कि कुरान को समझना चाहिए। आने के बाद जो है
जो उलूम शरिया वगैरह है, उसकी जो है उलूमुल कुरान है, उलूमुल हदीस हैं, और दूसरे जो टेक्स्ट वगैरह है उसके ताल्लुक से बातचीत या उसके ताल्लुक से भी एक्सपोजर हुआ। उसके अलावा दूसरे जो सोशल साइंसेस वगैरह है उसका भी एक अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग हुआ। तो जो मकसद था कि कुरान को समझना चाहिए, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, यहाँ आने के बाद वो कॉन्क्रीट भी हुआ। और उन दिनों में हमारी एक खुशनसीबी ये थी कि डॉक्टर निजातुल्लाह सिद्दीकी साहब भी दिल्ली 2 बार आए थे हमारे स्टडीज़ के दौरान। तो वो एक आध लेक्चर भी देने आए थे, उसके बाद उनसे हमने रब्ता करके मुलाकात भी जो है बहुत सारे वक्तन फ़ौक्तन होती थी, ईमेल इंटरेक्शन वगैरह। तो उससे एक पूरा एक वसी एक जो एक्सपोजर हुआ, जिसके नतीजे में शख्सियत के इर्तिका होने में, चीज़ों को समझने में एक आसानी होने लगी। उस वक्त जो टीचर्स थे उनमें कोई ख़ास एक तो नाम अगर आप गिना सकते हैं? जी, सबाउद्दीन मलिक साहब थे जो उलूम शरिया वगैरह पढ़ाते थे। एक उमर इस्लाही साहब थे जो जो हमारे अरबिक टीचर थे। हसन रज़ा साहब तो थे ही वो कुरान और उसके ताल्लुक से। और हसन रज़ा साहब का ख़ास उसलूब ये था कि वो इंडिविजुअल मेंटरिंग करते थे। या जो हम सुनते थे कि जो है खानखा बोलें, या जो हमारे जो ट्रेडिशन में है कि एक स्टूडेंट है एक उस्ताद है, उस तरह मुरब्बियाना ताल्लुक को रखते थे, जो कि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बहुत कम ऐसा मिलता है कि मतलब बहुत इम्पर्सनल होता है। तो इत्तेफाक से मैं जब वो गुड़गांव वगैरह जाते थे, एक बार उनके घर भी गया था, तो वहाँ उनके बेटे रहते, तो उनके साथ वहाँ एक वक्त गुजारने का, उनके तरबियत में रहने का मौका मिला। तो उससे बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मेरी जो है लाइफ में हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये परसेप्शन के जो दीनी मदारिस बैकग्राउंड के तलबा आते हैं एकेडमी में, तो उनके लिए तो एक चीज़ है कि हाँ सोशल साइंस है और वो सब उनको एक ब्रिज का काम कर दी जाता है कन्वेंशनल जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उससे जोड़ने का। लेकिन एक कॉलेज बैकग्राउंड का लड़का या जो यंग एज में अभी पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, वो यहाँ आकर के क्या चीज़ सीखता है? क्योंकि उसके लिए ऑप्शंस और भी हैं। वो अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो मान लो अगर जैसे बीए कर रहा है तो एमए कर सकता है, बीएससी कर रहा है एमएससी कर सकता है, उसमें जल्दी उसका जॉब भी लग जाए। तो यहाँ उसके आने का जो वो है, उसके पीछे मुहर्रिक क्या हो सकता है? तो देखिए, आज तो एजुकेशन में +2 इंजीनियरिंग के बाद जो है गैप लेना तो एक कॉमन सी बात है। मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। उस सेंस में अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ के ऑप्शन देखें, जैसे बैना है, नौमान अली खान है, बहुत सारे यकीन है, इस तरह के कोर्सेस हैं। लेकिन एक पूरा सिस्टमेटिक माहौल, उसमें आपके साथ जो है असातिज़ा टीचर्स हों, और ख़ुद डॉक्टर अब्दुल्ला अंसारी साहब की जो लाइब्रेरी है वो बहुत वसी लाइब्रेरी है। तो मेरे ख्याल से 1 साल 2 साल यहाँ देने से आपको एक सिस्टमैटिक एक पूरा इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब इसमें ये क्लेम करना कि 1 साल 2 साल रह के आप अरबी भी सीख लेंगे, उलूम शरिया का जो है पूरा उबूर भी आपको आएगा, क्लासिकल टेक्स्ट से आप जो है इंटरेक्ट करने लगेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है। यहाँ आने का मतलब वो ब्रिज ही है कि कुरान है, अरबिक लैंग्वेज है, उलूम शरिया का एक इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। इतना आपके पास टूल्स मिलेगा कि आगे जाके अगर आप परसीव करना चाह रहे हैं तो वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 1 साल 2 साल जो ग्राउंड यहाँ मिलता है, मेरे ख्याल से आज के जो कंटेम्प्रेरी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पूरा एक्सपोजर मिले। और इसमें हमारे साथ मदारिस के जो स्टूडेंट्स भी रहते थे, वो नदवा से भी थे, इस्लाह से भी थे, फलाह से भी थे, तो उनका जो पूरा एक फ्लेवर रहा है एजुकेशन का, किस तरह से मदरसा का निसाब है, कैसे वो पढ़े हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो स्किल्स उनके पास हैं कि कुरान को समझने का, उसके एक्सेजिसिस या कमेंट्री वगैरह का, वो खुद भी उसको रिकग्नाइज देते, उसमें वो लर्निंग का मौका भी बहुत ज़्यादा जो है मिलता है। तो मुझे लगता है कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए मदारिस ग्रेजुएट से ज़्यादा यहाँ पे मौका है कि वो यहाँ के जो है कुछ टूल्स अपने एक्वायर करें, उसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो खैर मतलब इंस्टीट्यूशन की बात हुई, और यहाँ के कॉलेज वाले जाहिर सी बात है दीनी मदारिस के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो सिलेबस के साथ आउट ऑफ सिलेबस भी एक एक्टिविटी हो जाती है। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग या समझ कि जो बच्चा यहाँ नहीं आ रहा है, स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं यहाँ और जनरल मुताला कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शौक़ है उनको, वो उनको किस तरह से स्कॉलरशिप को, जिसको हम लोग आज की ज़बान में कहते हैं कि एकेडमिक नीड्स, हम लोग जो हमारी इल्मी ज़रूरतें हैं, चाहे इस्लाम की, तहरीक इस्लामी की या मुस्लिम उम्मत की जो इल्मी ज़रूरतें हैं, उसको आप किस तरह से एनविजन करते हैं कि वो कहाँ होने, वो स्कॉलरशिप का जो लोकेशन है वो क्या हो सकता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि एक कॉलेज ग्रेजुएट है और उसको एकेडमिक्स में आगे जाना है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमारे बेसिक्स इन अ सेंस के, अगर स्कॉलरशिप आपको करनी है, अब मैं अपने आपको स्कॉलर क्लेम नहीं कर रहा कहीं से भी, लेकिन अगर स्कॉलरशिप के क्वेस्ट में हो तो ये जो अरबिक लैंग्वेज का आपके पास जो एक्सेस है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के ज़माना में ट्रांसलेशंस हैं, बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट भी ट्रांसलेट हो चुके हैं, लेकिन कुरान को उसके सोर्स के साथ जब तक आप नहीं समझेंगे, क्लासिकल टेक्स्ट को नहीं समझेंगे, तब तक आपका वो ब्रिज जो है आप
वो जो है बहुत बड़ा ब्रिज है या कैप रहेगा, उसको आप फुल नहीं कर सकते। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मौलाना मौदूदी की जो है उर्दू किताबें पढ़ता हूँ मैं, तो उसमें एक हरकत है, वही मैं इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करता हूँ। जब मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ अलग किताब नजर आती है मुझे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो सोर्स से पढ़ा जाए। उसी तरह इस्लाम का बहुत सारे सोर्स मटेरियल अरबिक लैंग्वेज में वगैरह है, तो वो एक्सेस आप किस तरह से जो उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं। जैसे इस एकेडमी के बानी डॉक्टर अब्दुल अंसारी साहब हैं, उनके पास लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ कुरान की किताब है, आप अपने मोटिवेशन से उसको सीख के कुरान वगैरह से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद तो SIO जैसे जो है मूवमेंट्स हैं, स्टूडेंट मूवमेंट्स हैं, तो उनके पास एक आइडिया है तज़किया तरबियत। तो मुझे लगता है कुरान से शुरू करना चाहिए, लैंग्वेजेस से शुरू करना चाहिए, बेसिक्स हमारे जो अकीदा है फंडामेंटल से वो अगर स्ट्रांग होंगे तो फिर हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। और आज के ज़माने में तो हुसैन नस्र जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो यंग मैन्स गाइड टू मुस्लिम वर्ल्ड वगैरह है, तो उस तरह की चीज़ों से अगर अप्रोच करेंगे तो हम लोग जो है अपना एकेडमिक्स या एकेडमिक करियर या वो तो एक एक्सटेंशन है, लेकिन एक अच्छे मुस्लिम बन के चीज़ों को सही से नेविगेट कर सकते हैं। वरना जैसे मैं बोलता हूँ कि आज का जो बच्चा यंग जो आगे बढ़ रहा है, वो यूट्यूब और सोशल मीडिया से बाय डिफॉल्ट वो लिबरल ही होगा इस सेंस में, मतलब ये स्लोगन या एक रिटोरिक नहीं है। वो जो यूट्यूब में वीडियोस देख रहा है टॉम एंड जेरी का, प्रिंसेस का, फ्रोजन, मतलब जितना भी नार्निया, हर चीज में वो एक लिबरल वैल्यूज ही है। तो उसमें बड़ा चैलेंज है कि फिर आप उसको नेविगेट कैसे करेंगे इस्लाम की तरफ। तो उसमें भी ये जो स्कॉलरशिप है या इल्म है, उसकी डिबेट और ज़्यादा जो है इंटेंसिफाई होती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात जो स्कॉलरशिप के हवाले से, चूँकि आप आर्ट और लिटरेचर से भी आपकी काफ़ी दिलचस्पी है, तो इस पूरे प्रोसेस में, एक अच्छा तालिब इल्म बनने के प्रोसेस में, हम लोग देखते हैं कि अक्सर जो बातें की जाती है उसमें आर्ट को और अदब को अलग देखा जाता है, उसको एक मतलब साइड लाइन चीज़ें भी, इससे हमारी पर्सनैलिटी का या हमारी स्कॉलरशिप का या हमारे थिंकिंग प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसको किस तरह देखते हैं कि आर्ट लिटरेचर इस हमारी पूरी एकेडमिक जर्नी में हमारा कितना साथ निभाती है? देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब तहरीक में किताबें पढ़ने के लिए बताते हैं जैसा वगैरह में, तो किताबों को लिटरेचर बताते हैं, वो मैं बहुत टाइम तक कंफ्यूजन में था कि लिटरेचर मतलब ये तो किताब है, तो लिटरेचर इसको क्यों बोला जा रहा है। तो फिर वो कभी उसका ये बताते हैं कि मौलाना मौदूदी की तरफ से बयान जो है वो इतना अच्छा है, फसी वली के वो लिटरेचर बन गया। तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो आर्ट और लिटरेचर मैं उस तरह देखता हूँ कि ये आर्ट ये है कि आप चीज़ों के अच्छे से बयान करें या चीज़ों में ब्यूटी देखें। जमालियात का जो तस्वर है कि अल्लाह ताला जमाल है और उसको जमाल पसंद है, तो उस पर्सपेक्टिव में आप जब तक चीज़ों को, आर्ट हो या किताबें हैं, पोइट्री है, उस वक्त तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत आपकी पर्सनैलिटी में जो है वो वसअत नहीं आ पाएगी। तो मुझे लगता है कि आर्ट फॉर आर्ट सेक से ज़्यादा जब आप किताबें पढ़ते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, तो खुद ब खुद आप जो है ब्यूटी की तरफ जो है ग्रेविटेट करते हैं। आज का एजुकेशन सिस्टम है कि आपको सिर्फ जो है इंस्ट्रूमेंटल बनाता है, क्या ये पढ़ेंगे आप इंजीनियर बनेंगे, आपको ये सैलरी मिलेगी, लेकिन इंसानी ज़िंदगी में आर्ट का बहुत बड़ा रोल है। वो ना चाहते हुए उसको एक्वायर करता है। बाकी वो अगर पढ़ने लगता है किताबें तो उसको समझ में आती है कि इसकी बाउंड्रीज कहाँ है, इसकी डेप्थ कहाँ है, तो वो खुद ब खुद एक्सप्लोर करने लगता है। और दूसरे जो फॉर्म्स वगैरह हैं, जैसे मैं खुद जो है आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में, जैसे निजातुल्लाह सिद्दीकी साहब के बारे में पढ़ रहा था, तो वो लिख रहे हैं कि मूवीज़ जो है सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। फिर उसमें समझ में आ रहा है कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि वो फिर उसमें उसके बाद उनकी किताब है अदब इस्लामी मैंने देखा, तो उसमें पूरा डिबेट है कि सोसाइटी है, अदब है, उसमें अदब कब पैदा हो रहा है, चीज़ों को, ब्यूटी को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, हक है। उसके बाद उनका इस्लाम में फ़नून लतीफ़ा। तो मुझे जो पहला इंट्रोडक्शन या आर्ट के ताल्लुक से एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे या इंटेलेक्चुअल लेवल पे निजात साहब के थ्रू इंट्रोडक्शन हुआ। फिर जो है ये बोलते हैं ना कि जैसे मैं ऑरवेल या जॉर्ज ऑरवेल मेरा एक फेवरेट राइटर है, उनको मैंने डिस्कवर किया, कैट MB का एग्जाम होता है, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना होता है, उसमें एक पैराग्राफ था 1984 का, वो पढ़ के मैं जो है ऑरवेल को से हुक्ड हो गया, मतलब जिनकी जितने किताबें हैं, अफकार हैं और सोसाइटी को चीज़ देखने के तस्वर है। फिर मुझे समझ में आया कि आर्टिस्ट जो है जिस तरह सोसाइटी को देखता है, जैसे मकलूहन कहते हैं कि आर्टिस्ट जो है उस ज़माने के पैगंबर होते हैं, कि वो ज़माने को जी रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि आर्ट एंड लिटरेचर का बहुत बड़ा रोल है। वो दीनी इल्म या टेक्स्ट बुक का इल्म या कोर्स इल्म में इस चीज़ को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। जैसे ऑरवेली कहता है कि न्यूज़ स्पीक एक लैंग्वेज है जिसमें थिंकिंग को रिड्यूस किया जाता है। जब तक आपके पास आर्ट एंड लिटरेचर इससे जिंदा ताल्लुक नहीं है,
तब तक जो है फिर वो आपके एक्सपेंशन नहीं हो सकता। बाकी आजकल आर्ट एंड लिटरेचर के नाम पे जो है कुछ एलिट क्लास कल्चर भी क्रिएट किया जाता है, वो स्पेसिफिक फॉर्म्स को आर्ट एस्थेटिक बताया जाता है। अलबत्ता किसी भी चीज़ को डेप्थ में, ब्यूटी में इमेजिन करना, उसके गहराई में जाना, उसमें आर्ट पैदा होने के चांसेस हैं। अच्छा, इसमें मतलब ये तो आर्ट की रीडिंग की बात हुई। अब जैसे आर्ट प्रोडक्शन की बात जब हम लोग करते हैं कि जाहिर सी बात है कि कोई भी आर्ट अपने किसी भी नज़रिए से खाली नहीं हो सकता। जो लेखक है, जो लिख रहा है, उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड तो कुछ चीज़ें होती रहती हैं, वही उसकी आर्ट में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जब हम आर्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें एक जो बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो तवाज़ुन का आता है कि जो आर्ट है फ़न और एक जो पैगाम है, जो मैसेज है, उन दोनों में तवाज़ुन की बात जो की जाती है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? इस पूरे उसको मतलब क्या या वो न्यूट्रलिटी है उसके अंदर या नहीं है न्यूट्रलिटी, उसमें एक आइडिया है? तो जब हम पेश करते हैं तो वो क्यों सिर्फ मैसेज बन जाता है, नारा बन जाता है? वो कहाँ उसके बीच में जो खला है वो कौन? जी, तो ये तो एक कॉन्टेसेंशियल डिबेट है लिटरेरी सर्कल्स में कि आपके जो है आर्टिस्ट वो क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, या आर्ट कन्वे कर रहा है, एस्थेटिक कन्वे कर रहा है। तो ये तो दूसरा चीज़ ये भी है ना, ऑरवेल जो कि हम लोग मेंशन किए हैं, वो कहते हैं until and unless you act you will not be aware, until and unless you are aware you will not act। तो ये एक प्रोसेस का नाम है। कोई आदमी जो है आउटसेट से कहे कि मुझे ये मैसेज देना है इसलिए मैं आर्ट बना रहा हूँ, तो शायद वो कन्वे ना हो पाए। और एक आदमी मुझे आर्ट मैसेज देना ही नहीं है इसके लिए मैं आर्ट बना, तो उसमें भी एक मैसेज है। नथिंग इज, मतलब कोई चीज़ न्यूट्रल नहीं होते। अगर आपको कोई मैसेज देना भी नहीं है, उसमें भी एक उसकी पॉलिटिक्स है। तो ये तो साफ बात है। दूसरा जो कि हम तहरीक, एसआईओ वगैरह के सर्कल्स से आते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जो शॉर्ट फिल्म नहीं बनेंगे वो एक तकरीर का कभी कभी एक्सटेंशन हो जाता है। तो आर्ट के अपने जो है पैमाने हैं। तो कुछ उसको जो है हमारे निजात साहब का मैंने रेफरेंस लिया, तो कहते हैं कि एक तसव्वुर हक है, एक तसव्वुर खैर है, एक तसव्वुर जमाल है, वो सारी चीज़ें हैं। तो आर्ट के पैमाने पे वो उतरना, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन आर्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है और अपना जो दर्द या अपना खुशी बयान कर रहा है, तो वो अपना लेके का खुशी है। और अभी जो एक नया फिनोमिनन है कि आर्टिस्ट को और आर्ट के बीच में संबंध नहीं है, ये एक खोखला नारा है। मतलब आर्टिस्ट ही अपने जान से आर्ट प्रोड्यूस कर रहा है। कल के दिन एआई से कोई पेंटिंग बना रहे तो आर्ट नहीं है, वो तो इमिटेशन है। तो आर्ट और आर्टिस्ट में बहुत गहरा संबंध, शख्सियत शामिल होती है। शख्सियत शामिल है। और दूसरी बात ये है कि वो अपना ऑथर का जो आइडिया है उसको कन्वे करता है। अब वो डोज कितना होता है वो जो है आर्टिस्ट डिपेंड करता है। तो इसको आपके मतलब कि मैं वही समझना, हम लोग इतने इस सिलसिले में इसकी अहमियत समझने के बावजूद, आपको पता है कि ये अदब इस्लामी वाले जो मकालात हैं वो 60s के हैं। 1960 शायद 60 से पहले ही लिखे गए होंगे मेरे ख्याल से। तो उसके बाद ये थियोरेटिकल बहस हो चुकी थी। फिर नया साहब का फन लतीफ़ा इदारा अदब बन चुका था हमारे यहाँ। तो अदब के सिलसिले में कल्चरल तो कोई एक्टिविटी हुई नहीं, बट इतने लंबे अरसे में भी हमारे इस पूरे लंबे मरहले में उस तरह से उसको अहमियत नहीं मिली। आज भी वो एक आइसोलेटेड और एक हाशिए में रखी जाने वाली चीज़, जैसे एसआईओ में भी कल्चरल प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि वो प्रोग्राम में शामिल नहीं। हाँ, चूँकि अब दिन भर थक गए हैं तो अब उसको जो है शाम में एक ड्रामा कर लिया जाए या कुछ तरह की एक्टिविटी, थोड़ा बहुत मुशायरा हो जाए। तो उसकी वजह क्या रही है इस बैकग्राउंड पे? अगर कुछ अगर आप लोग बोला, मैं 40 इयर्स का एक हम लोग एसआईओ में जो है किताब निकाले थे, रिफ्लेक्शन, रीइमेजिनेशन, रेजोल्यूशन करके। तो एसआईओ को जो आर्ट एंड पॉलिसी की जर्नी रही, तो इसमें यही बात मैंने उसमें लिखा है कि जैसे अभी भी एसएमसी चल रहा है, तो अभी 10:30 बजे एक फिल्म स्क्रीनिंग है, मतलब दिन भर का प्रोग्राम हो गया, तो फिर वो रात के तो एक एंटरटेनमेंट के तौर पर, मार्जिन के तौर पर वो भी शामिल किया जा रहा है। तो ये तो है कि मतलब उसका जो मुकाम होना चाहिए। दूसरा मैंने उसमें ये भी बहस किया कि लिटरेचर एज ए कैथारसिस, कि एक लिटरेचर है, एक फन है, एक स्टोरी है, एक नॉवेल है, एक पोएम है। आप नहीं लिख रहे तो आपको वो अंदर से एक आपको जो है कैथारसिस जो बोलते हैं कि एक रिलीज नहीं हो रहा। मतलब आप किताब इसलिए लिख रहे हैं, आप नॉवेल इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे जो राइटर है उसकी वो ज़रूरत है। अगर वो नहीं लिखेगा तो उसको उससे जो है एक वो टेंशन होगा, एक स्ट्रेस में होगा, इमोशनल, उसके जरिए से एक एनर्जी रिलीज होगा। जैसे क्लासिकल टाइम्स में थेरेपी वगैरह नहीं हुआ करता था, लोग आर्ट से, ड्रामा से एंगेज करके जो है अपना जो है वो सोर्स ऑफ हीलिंग के लिए, सोर्स ऑफ हीलिंग के प्रोसेस में थे। हमारे पास आर्ट को बहुत जो है एक इंस्ट्रूमेंटल तौर पर देखा गया है। शॉर्ट फिल्म करेंगे, उसमें चाइल्ड लेबर का जो है एक इशू होगा, फिर उसको हम नाटक करेंगे। तो कभी कभी वो जो आर्ट को आर्ट की तरह उसके जो पैमाने हैं,
उसको किस तरह से नरिश करना है, वो डिफरेंस को हम लोग ज़्यादातर उसको इंक्यूबेट नहीं कर पाते। आज जिस तरह एक बात होती है कि डिस्कोर्स ड्रिवन वर्ल्ड से हम नैरेटिव ड्रिवन वर्ल्ड में हैं, कि लॉजिक रैशनैलिटी से हट के इमोशन स्टोरीज ये इस दुनिया में, लेकिन हम अभी भी वो शिफ्ट हमारे अंदर नहीं ला पाए हैं कि हमारे जो केडर हैं या हमारे जो आवाम है कि स्टोरीज के जरिए से अपना जो है दुख दर्द बयान करें। एक जो है पेरुमल मुरुगन एक राइटर है, उन्होंने एक पायर किताब तमिलनाडु के जी दलित लिटरेरी हैं, उन्होंने जो दर्द उस जो है नॉवेल में बयान किया, पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो लेकिन हम जो है एक खिताब आम कर लेंगे, एक रैली कर लेंगे, मतलब आसान चीज़ें हो जाती है। इसके लिए मेहनत दरकार है, इसके लिए जो है लोगों को उस तरह तरबियत करने की दरकार है। और आर्ट का प्रोसेस ये नहीं है कि 10 लोग जो है इन्वेस्टेड हो गए तो 5 लोग लिखें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास हमारे एक ZDC मेंबर है दानिश भाई, तो उनको हम हमारे ऐसा है कि मिकात में उनको कल्चरल सेक्रेटरी बनाया गया और उनको मैंडेट दिया कि 2 साल के अंदर आपको एक नॉवेल पे काम करना है। तो हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस पर काम किया और जो है एक नॉवेल लेके आए, तो पब्लिश हो गया कार्डिनल किटकी करके एक नॉवेल है, अच्छा कन्नड़ा में। तो एक बैकग्राउंड है कि अभी जो आप लोग देखे होंगे धर्मस्थला वगैरह का एक जो बीच में पूरा एक इशू उठा था कि वहाँ पे एक एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होता है, फिर उसको कोर्ट ने दबा दिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने वो एक बैकग्राउंड स्टोरी है, लेकिन वो पूरा वहाँ के लाइफ की जो स्टोरी वगैरह है उसको जो है उन्होंने सामने लाया। तो मुझे लगता है कि इदारे अदब हो या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है, इसमें ये जो आर्ट फॉर्म्स है इस पर बातचीत होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए और इसमें लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं, वरना इसको उतना अटेंशन नहीं दिया जाएगा तो फिर वो जो है। अच्छा, ये मतलब हम जो जहाँ से हम लोग गुफ्तगू शुरू किए थे, इल्म, तालीम, मुताला, फिर ये आर्ट और अदब और लिटरेचर, जैसे ये आज की जो डिजिटल एज है और बर्नआउट सोसाइटी का नारा भी दिया जा रहा है कि बर्नआउट हो चुकी है सोसाइटी, उसमें रील्स और नोटिफिकेशंस और इन सब का दबदबा, और उसके बीच में आदमी को मुताला भी करना है, पढ़ना भी है। तो बाज़ लोग वीडियो देख करके मुताला कर रहे हैं, कुछ लोग रील देख के मुताला कर रहे हैं। क्या फ़र्क होता है, मतलब वो जो हम जो छू के किताब पढ़ रहे हैं उसकी रीडिंग में और इस तरह से जो डिजिटल हमारा रीडिंग एक्टिविज़म सो कॉल्ड, तो वो उन दोनों में क्या है? कोई गहराई का फ़र्क है या मीडियम का अपना कोई फ़र्क है या कंटेंट ही का फ़र्क है वो बेसिकली? इस क्वेश्चन को आने से पहले बस मैं एक रिवाइंड करके ये कि हम लोग समझते हैं कि जैसे फिल्म में स्क्रिप्ट राइटर हैं या स्क्रीन राइटर हैं या स्टोरी राइटर है, उसके लिए जो क्रिएटिविटी दरकार है उतनी ही क्रिएटिविटी दरकार है अगर मतलब हमारे समाज में एक डॉक्टर है या कोई बिजनेसमैन है या कोई साइंटिस्ट है, उसके लिए भी उतनी क्रिएटिव इंजीनियरिटी चाहिए, उतनी ही उसको क्रिएटिव मादा चाहिए, लेकिन वो लोग सेलिब्रेट नहीं होते। दूसरा एक मैं एक्सपीरियंस सुनाता हूँ कि हम लोग एक मुंबई में एक फिल्म मेकिंग वर्कशॉप कर रहे थे, तो 4 मुस्लिम लोग आए थे, तो नाम मैं नहीं लूँगा उनका क्योंकि वो उनके जो है ये वो इंडस्ट्री वगैरह में है, मेन स्ट्रीम लोग हैं और अपने पॉडकास्ट से उनका ही ना हो जाए। तो चारों लोगों के पास स्टोरी कैसा है, एक आदमी ने जो है फिल्म बनाया, मेन स्ट्रीम फिल्म बनाया, वो मूवी वगैरह में उसका प्रीमियर है, वो अपने घर जाता है तो उसके जो है बहन जो है उनके भतीजों को चॉकलेट लेने से इनकार करता है, वो कहता है कि हराम की कमाई है। दूसरा एक आदमी है वो स्क्रीन राइटर हैं, बड़े बड़े फिल्म की स्क्रीन राइटिंग करते हैं, उनके अब्बू उनके घर में एंट्री नहीं देते क्योंकि ये नाच गाने वाला है। तीसरा एक आदमी वो लिरिसिस्ट है और उसके घर में जो है वो जब भी आता है वो सलाम करता है, तो आगे अगर मालूम है कि बॉलीवुड में काम करता है तो सलाम का जवाब नहीं है। चौथा आदमी, तो सोसाइटी में जो ये आर्ट एंड कल्चर वगैरह के, एक तो है कि पैसा नहीं बनाने वाली चीज़ है, दूसरा ये है कि उनको जो है वो रिस्पेक्ट और वो गरिमा नहीं दिया जाता, इसकी वजह से मुझे लगता है कि वो प्रमोट नहीं हो पाते। फिल्म तो बहुत टैबू वाली चीज़ है, शॉर्ट स्टोरीज, और इसमें भी उनको वो समझा नहीं जाता है कि जैसे हमारे पास इब्ने सफ़ी वगैरह हैं तो उनके तो पूरे सीरीज़ हैं। आप वेस्ट में देखिए गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह के पूरे कॉमिकॉन होते हैं, लोग बैठते हैं कि ये 2 कैरेक्टर क्या बोल रहे हैं। अभी गेम ऑफ थ्रोन्स का जो है सीरीज फिनाले आता है तो स्लावर जीजैक जो बड़े इंटेलेक्चुअल माना जाता है वो उसको कमेंट्री लिखता है, लेकिन हमारे पास वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। हमारे पास शोलांगस तकरीर कीजिए, आप कुछ लिखिए तड़कता भड़कता तो वो बड़ा बन जाता है। शोलांगस तकरीर आर्ट का फॉर्मेट नहीं है अब वो भी, लेकिन वो बहुत एग्जैजरेटेड फॉर्मेट हो सकता है जी। आप जो दूसरा सवाल आप कर रहे थे जैसे रीडिंग वाला मसला है, एक राइटर है मार्शल मैक्लूहन, वो मीडिया थियरिस्ट है, वो कहते हैं कि मीडियम इज़ द मैसेज। तो हम जिस मीडियम को इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा जो मुतासिर कर सकता है कि आप रील्स में जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जो किताब में कंटेंट कंज्यूम करते हैं, बहुत मुख्तलिफ है। इसके ताल्लुक से एक ऑथर नील पोस्टमैन करके हैं, हाँ उनका नहीं ये नील पोस्टमैन है, इनकी किताब है पब्लिक डिस्कोर्स इन द एज ऑफ टेलीविजन। वो कहते हैं कि पिछले 100, 200, 300 साल से हम लोग टाइपोग्राफिक जनरेशन में हैं
कि हम किताब पढ़ के नॉलेज हासिल करते हैं। किताब में आर्ग्यूमेंट है, रीज़न है, लॉजिक है, क्रिटिकल थिंकिंग है। बताते हैं कि अब्राहम लिंकन जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले 8-8 घंटे 9-9 घंटे वो लोग डिबेट करते थे। हाँ, जैसे मैं हूँ, हम दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, 2 घंटे आपने तकरीर कर दी, 2 घंटे मैंने तकरीर कर दी, हम दोनों बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर 2 घंटे और राउंड चलेगा और लोग सुनने वाले हैं। आज आप देखिए प्रेसिडेंशियल डिबेट का डायलॉग, मतलब स्टेटस क्या है। ट्रम्प ट्वीट करते हैं कि ये आदमी वो आदमी, मतलब हम लोग बोल भी नहीं सकते, डैश डैश ही डालना है। तो ये अपने जो पोस्टमैन बताते हैं कि जब टाइपोग्राफिक से हम लोग ऑप्टिक जनरेशन में आ गए, इमेजेस वाले जनरेशन में आ गए, तो ऑप्टिकल जनरेशन में पब्लिक डिस्कोर्स जो है लॉजिक रैशनैलिटी पे नहीं चलेगा, एंटरटेनमेंट उसका सेंटर होगा। आप जो है एजुकेशनिस्ट भी हो, आप स्कूल में जो है एंटरटेन नहीं करेंगे, चुटकुले नहीं सुनाएंगे, तो आप जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। आप एकेडमिक सर्कल्स में हैं, अभी जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं हमारे तंजीम में, कोई आदमी जो है बहुत गहरी बात कर रहा है लेकिन उसका उसलूब बहुत स्लो है, तो आदमी ने क्या बोर कर रहा है। तो उसके बाद रिलीजन है, रिलीजन में भी हम देखते हैं कि पड़ोसी स्कॉलर्स वगैरह हैं जो एकदम शादी ये वो फला, मतलब उसी से वो रील चल रहा है। तो किताब का जो पूरा लॉजिक है, टाइपोग्राफिक जनरेशन में लॉजिक, रीजनल रैशनैलिटी है। अब जो ऑप्टिकल जनरेशन है इसमें सेंसेशन, एंटरटेनमेंट ही इसका करेंसी है। तो दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि टाइपोग्राफिक में जब आप रहेंगे तो उसमें आप लॉजिक ढूंढेंगे, रीज़न ढूंढेंगे, रैशनैलिटी ढूंढेंगे। इसमें बस एंटरटेनमेंट होना चाहिए, आपको जो है तफरी हो, तभी जो है चीज़ें चलेगी। तो इसके लिए जो लोग ऑप्टिकल जनरेशन से नॉलेज हासिल करते हैं वो कोई पायदार नहीं हो पाती, कि वो अपना जो है थिंकिंग प्रोसेस उसने डेवलप नहीं कर सकते, उससे एक वर्ल्ड व्यू नहीं बन सकता। उससे भले ही आप 5 मिनट के लिए अपने दोस्तों के साथ गपशप कर लें, लेकिन एक वर्ल्ड व्यू नहीं बन पाता। अच्छा, उसमें शायद एक प्रॉब्लम ये और हो जाती है, बस आखिरी मरहले में हम लोग गुफ्तगू के हैं, तो जैसे आपने कोई वीडियो देखा, अब उसके आर्गूमेंट सुन लिए, समझ में तो आ गया उसके आर्गूमेंट, आपको रेशनल लगे, लेकिन उसके ऊपर होने वाला कोई काउंटर क्वेश्चन आपके सामने नहीं आया। आप जब दूसरे के सामने बयान करते हैं, अगर उसने आपके सामने कोई काउंटर क्वेश्चन कर दिया तो फिर आप ख़त्म हो जाते हैं वहाँ। तो इस तरह की भी सिचुएशन आती है। मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर, इस पूरे प्रोसेस में हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जैसे ये तफरीह की बात है, तो आजकल ये बात हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, एजुकेशन को तफरीह बनाना चाहिए, सीरियसली नहीं पढ़ रहे। तो ये सीरियस नहीं पढ़ने को मतलब इतना क्यों टैबू बनाया कि भाई क्यों सीरियस नहीं होना चाहिए आदमी को, और क्यों तफरीही से पढ़ा जाना चाहिए कि वो पूरी हमारी सोसाइटी उस की तरफ भागने वाली। तो एजुकेशन सिस्टम को कहाँ इस पूरे प्रोसेस में? जी, एजुकेशन सिस्टम आज जो है बिल्कुल कमर्शियल है, कि मतलब उसमें जो है क्लियर मैंडेट है कि एक सोसाइटी है जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के नीड्स के लिए एजुकेशन सिस्टम है। तो वो 9 बजे आते हैं, 5 बजे जाते हैं, जो दिया जाए सुनते हैं, पेशेंस डेवलप होता है। या कभी कभी जो इतना डिसिप्लिन होता है, बाहर भी नहीं निकलना है, सवाल भी नहीं पूछना है, तो वो तो एक असेंबली लाइन मॉडल ऑफ एजुकेशन चल रहा है। अब वो मिल्लत में भी वही चल रहा है, कोटा है तो हमारे पास मुस्लिम कोटा है, तो उसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो वो तो एक बड़ा क्राइसिस है कि तालीम ही से पूरा जनरेशन बनता है, तालीम ही से जो है मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो बड़ा क्राइसिस है। उसमें मैं जो समझता हूँ कि एक एपिस्टेमिक क्राइसिस है, एक नॉलेज की क्राइसिस है, कि मॉडर्निटी ने जो है नॉलेज को बहुत ज़्यादा जो है इंस्ट्रूमेंटलाइज कर दिया। हमारे पास क्लासिकल जो तालीम है, हमारे पास हक तहकीक का तस्वर है, तादीब का तस्वर है कि शख्सियत की इर्तिका हो, लेकिन आज का जो नॉलेज का जो पैमाना ही है कि वो उसको अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बनना है, वो क्लासरूम के बाहर कुछ भी करे उसको हमें लेना देना है, क्लासरूम के अंदर वो मार्क्स लेके आए। तो ये पैमाना है। एक चीज़ जो हमें बहुत संजीदा से समझना है कि जब टाइपोग्राफिक जनरेशन की बात करें उसमें भी उस्ताद हैं, हमारे पास सोहबत का बड़ा असर है कि नॉलेज सोहबत से ट्रांसफ़र होता है। इस्लामी एकेडमी की जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ नॉलेज नहीं, यहाँ पे उस्ताद भी हैं, असातिज़ा भी हैं, पीयर्स भी हैं, तो उसके इसमें जो नॉलेज प्रोडक्शन होता है। सिर्फ टेक्स्ट बुक से जो है नॉलेज हासिल करेंगे वो भी बुकिश होगा। जो ऑनलाइन कंटेंट है उसको भी कैंसिल नहीं करना, आज तो हर चीज़ कैंसिल करने का ज़माना है, वो भी एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है, लेकिन वो सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। उस्ताद का सब्सटीट्यूट टीचर नहीं हो सकता, टीचर का सब्सटीट्यूट बुक नहीं हो सकता, बुक का सब्सटीट्यूट वीडियो नहीं हो सकता। तो हर चीज़ का अपना मकाम है। इसीलिए अत्तास जो अदब का जो है ये देते हैं स्लोगन कि सही चीज़ों का सही पोजीशन तयन हो जाए तो फिर जो है हर चीज़ का जो है सॉल्व हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल भाई ने एकेडमी, उनकी ख़ुद की जर्नी, एकेडमी में वो कैसे तालीम हासिल किए और यहाँ से क्या सीखा, कॉलेज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, ग्रेजुएशन करने वाले, 12th से पास आने वाले के लिए यहाँ क्या मौक़े हैं, क्या सीखा जा सकता है यहाँ करके, और साथ ही साथ एक इस्लामिक स्कॉलरशिप कैसी होती है, मौजूदा दुनिया में नॉलेज, इल्म, तालीम को किस तरह से हासिल किया जा सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने आर्ट
अदब और उसकी ज़रूरत, पर्सनैलिटी में उसकी ज़रूरत, और हम जो सोसाइटी देखना चाहते हैं उस सोसाइटी के ख्वाब और उसकी तश्कील में आर्ट और लिटरेचर का जो रोल है उस पर और एजुकेशन सिस्टम पर आपने बहुत तफसील से बात रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अहम बातें रखी हमारे।